चर्चा का विषय है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। ब्रिटिश संसद क्यों संप्रभु संस्था कहलाती है, कैसे संप्रभु है और इसकी संप्रभुता पर क्या सीमाएं हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के विषय में जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि संप्रभुता किसको कहते हैं। आपने संप्रभुता की धारणा पढ़ी होगी जॉन ऑस्टिन की, जो वैधानिक रूप से संप्रभुता को परिभाषित करता है और ये क्या कहता है कि ये राज्य की वो सर्वोच्च सत्ता है जिस सत्ता का प्रयोग राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को आदेश देने के लिए किया जाता है और साथ ही वैदेशिक नीति के निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे आप अपने देश की सरकार को देखते हैं, राज्य को देखते हैं। भारत राज्य क्या है? एक संप्रभु राज्य है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य के द्वारा जो भी आदेश अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, हमें उसका पालन करना होता है। हम उसकी मनाही नहीं कर सकते, हम उसके आदेशों को मानने से इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। यानी राज्य की ये सत्ता केवल सर्वोच्च ही नहीं होती बल्कि बाध्यकारी भी होती है, यानी उसके आदेशों को मानना सभी के लिए अनिवार्य होता है। अब ये संप्रभु सत्ता, आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार राज्य किसके माध्यम से प्रयोग में लाता है? सरकार के माध्यम से प्रयोग में लाता है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त धारणा है, सरकार उसको मूर्त रूप प्रदान करती है। और सरकार का निर्माण कैसे होता है? 3 अंगों से मिलकर होता है। कौन कौन से अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों ही अंग जो मिलकर सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, इन तीनों के द्वारा मिलकर ही संप्रभु शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। यानी आदेश देने, कानून बनाने, कानून को लागू करने और कानून की व्याख्या करते हुए उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार इन तीनों अंगों को अलग अलग दिया जाता है। अब ब्रिटिश संसद एक विधायी संस्था है। सरकार का केवल एक अंग है, विधायी अंग है, लेकिन वहां पर इस विधायी अंग को ही संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है। वहां पर सरकार के तीनों अंगों को संप्रभु नहीं कहा गया है, बल्कि किसको संप्रभु कहा गया है? संसद को संप्रभु कहा गया है। न तो कार्यपालिका को संप्रभु माना गया और न ही न्यायपालिका को। संप्रभुता का यानी आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार संसद के हाथों में निहित किया गया। ये आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की पिक्चर देख रही हैं, अंदर से इसकी तस्वीर ली गई है और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने इन सारे जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करती है। आगे हम इसके गठन और इसके अधिकारों के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल संप्रभुता का, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का प्रश्न है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्यों ब्रिटिश संसद को ही, विधायिका को ही संप्रभुता का अधिकार दिया गया, अन्य अंगों को नहीं? इसके पीछे कारण है और सबसे बड़ा कारण ये है, जैसा आप जानते हैं, ब्रिटेन दुनिया का पहला आधुनिक लोकतंत्र है। राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह के बाद, जनप्रतिनिधियों के विद्रोह के बाद, जनता के विद्रोह के बाद वहां लोकतंत्री शासन सबसे पहले दुनिया में अपनाया गया। आपने उसके इतिहास को जाना कि लंबा गृह युद्ध चला 17वीं सदी में ब्रिटेन में।
राजतंत्र के समर्थकों के बीच और जनता के समर्थकों के बीच, यानी संसद समर्थकों के बीच। और इस संघर्ष में, इस गृह युद्ध में अंतिम विजय संसद समर्थकों को प्राप्त हुई। हालांकि इसके लिए उन्हें राजतंत्र समर्थकों से काफी विरोध भी झेलना पड़ा। आप अगर उसके इतिहास को उठाकर देखें तो ये पाएंगे कि कैसे बार बार जनता के प्रतिनिधि अपनी सत्ता की दुहाई दे रहे हैं। क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्रीय शासन स्थापित हो रहा है। ऐसे में स्टुअर्ट राजाओं को देश से निकाल दिया जा रहा है। फिर क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद फिर राजा के समर्थक सर उठा रहे हैं, फिर वो अपने पुराने अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाद में ऐसा होता है कि क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स द्वितीय को बुलाया जाता है। द्वितीय के बाद जेम्स आते हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता को प्राप्त करने की फिर से कोशिश की। और फिर अल्टीमेटली जब राजा को यह एहसास हो गया कि अब जनप्रतिनिधियों की आवाज को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, अंत में समझौता होता है संसद के समर्थकों और राजा के समर्थकों के बीच, जिस समझौते के माध्यम से संसद की संप्रभुता को स्वीकार किया गया कि अब से राजा के अधिकार नॉमिनल होंगे, राजा का पद तो रहेगा लेकिन उसको अधिकार, वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। शासन करने के वास्तविक अधिकार किसके पास होंगे? संसद के पास। ये जो इतिहास रहा है ब्रिटेन का, राजनीतिक इतिहास, उसमें संसद समर्थकों को इस बात का भय था कि कहीं राजा के द्वारा या राजा के समर्थकों के द्वारा फिर से अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश न की जाए। इस आशंका के तहत या इस आशंका के समाधान के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को संप्रभु संस्था के रूप में घोषित किया, दुनिया के सामने रखा। और ये तय हुआ कि संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की सहमति के बिना राजा न तो कोई कर लगा सकेगा और न ही अपनी कोई सेना रख सकेगा। बिल ऑफ राइट्स 1689 में जब सामने आया तो उसमें ये प्रावधान किए गए। तो ये जो चेंज हुआ ब्रिटेन में, उसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि बिना रक्त की एक बूंद बहाए शासन व्यवस्था में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था। राजतंत्र से प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता प्रोजेक्शन के पीछे ये एक बड़ा कारण था। और दूसरी बात ये कि ब्रिटिश संसद का निर्माण वैसे तो राजा और दो सदनों से मिलकर होता है। कौन से दो सदन? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का जहां तक संबंध है, ये संप्रभुता कॉमन सभा में निहित है। क्यों? क्योंकि राजा राजतंत्र का प्रतीक है और लॉर्ड सभा ब्रिटेन में एक कुलीन तंत्रीय संस्था है। तो अगर लॉर्ड सभा को भी ये अधिकार दिए जाते, संप्रभुता के अधिकार दिए जाते, तो ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना करने में मुश्किल आती। कुलीन तंत्र के भी हावी होने का भय था। तो इस भय को खारिज करते हुए कॉमन सभा, जो कि जनप्रतिनिधियों की संस्था है, जैसे हमारे देश में लोकसभा है, निचला सदन है, जहां पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में कॉमन सभा है, जो संसद का निचला सदन है, प्रथम सदन है, जहां पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का मतलब कॉमन सभा की संप्रभुता से है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को किसके द्वारा व्यक्त किया गया?
कुछ संविधान विशेषज्ञों, जिनमें एवी डायसी और एडवर्ड कोक, जिन्होंने ब्रिटिश संविधान की समीक्षा की है, ब्रिटिश विधान की समीक्षा की है, समीक्षा करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश संसद एक संप्रभु संस्था, यानी सर्वोच्च संस्था है, और इसकी सर्वोच्चता का मतलब क्या है? इसकी सर्वोच्चता का मतलब है कि ब्रिटिश संसद पूरे देश के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकती है। यानी ब्रिटिश संसद का अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन के पूरे भूभाग पर है। वो किसी भी समय किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकती है, और उसकी संप्रभुता को ही इंगित करते हुए क्या कहा गया कि ब्रिटिश संसद इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो सिर्फ एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है कानून के माध्यम से। दूसरे, वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। केवल कानून बनाने का ही उसे अधिकार नहीं है, बल्कि वो किसी भी कानून में, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। केवल भविष्य की संसद के विषय में वो कोई कानून नहीं बना सकती। यानी एक समय विशेष में जो सांसद होते हैं, जो चुनकर जाते हैं, वो चाहे कि भविष्य की संसद के लिए कोई कानून निर्धारित कर दें, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। बाकी वो किसी भी कानून को बना सकते हैं और किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट साधारण कानून और संवैधानिक कानून, दोनों तरह के कानूनों को बनाने का अधिकार रखती है। यानी वो कानून जिससे आम नागरिक गवर्न होते हैं, और वो कानून जिससे सरकार, आम नागरिक, सभी संस्थाएं, सभी शासित होते हैं। यानी संवैधानिक कानून, आधारभूत कानून, दोनों तरह के कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में है, लिखित कानूनों के रूप में नहीं है, लेकिन कुछ भाग, संविधान का कुछ भाग लिखित रूप में भी मौजूद है। ये वो लिखित नियम है जिनका निर्माण संसद के द्वारा समय समय पर किया गया है। और ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का एक मतलब ये भी है कि ब्रिटेन में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके। वो इस मायने में सर्वोच्च है कि उसने जो कानून बना दिया वो अंतिम कानून है। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में, हमारे अपने देश में भी, अमेरिका में भी, आमतौर पर न्यायपालिका को इस बात का अधिकार होता है कि वो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करे और संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें अवैधानिक घोषित कर दे। बहुत सारे कार्यपालिकीय आदेशों को, बहुत सारे संसदीय अधिनियमों को न्यायपालिका के द्वारा संविधान विरुद्ध घोषित भी किया गया है। लेकिन जहां तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित कर दे। यानी वहां न्यायिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना की गई है, संसदीय संप्रभुता की स्थापना की गई है। वहां न्यायपालिका स्वतंत्र भी नहीं है, न्यायिक शक्ति वहां किसी पृथक संस्था को प्रदान नहीं की गई है, बल्कि संसद का जो दूसरा सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आगे आप पढ़ेंगे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, ऐसे सदस्य जिनको कानून का ज्ञान होता है, कानून की जानकारी होती है, वो ही न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं।
यानी लॉर्ड सभा ब्रिटेन के न्यायालय के रूप में, अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, और ऐसे रूप में कार्य करते हुए भी वो कॉमन सभा द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती। यानी न्यायिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के अभाव में भी ब्रिटिश संसद सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग करती है, संप्रभुता के अधिकारों का प्रयोग करती है। यानी वो विधायिका होते हुए भी वैधानिक रूप से कार्यपालिका से भी ज्यादा शक्तिशाली है और न्यायपालिका से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसी को इंगित करते हुए एडवर्ड कोक ने क्या लिखा? संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना महान, श्रेष्ठ और अनियंत्रित है कि उस पर ना तो किसी व्यक्ति का, न कारणों का और न ही रुकावट का कोई बंधन है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद की ये संप्रभुता सैद्धांतिक ही है, वैधानिक ही है, व्यावहारिक सच नहीं है। ब्रिटिश संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के लिए जाना जाता है। जो कुछ सिद्धांत रूप में हमें दिखाई देता है, व्यवहार में वैसा नहीं होता। संसद की संप्रभुता के साथ भी यही है। भले ही डायसी जैसे विद्वानों ने ब्रिटिश संसद को संप्रभु संस्था घोषित किया, वैधानिक रूप में ऐसा माना भी जाता है कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके। लेकिन व्यवहार में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो संसद की सर्वोच्च सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिन्हें हम संसदीय संप्रभुता पर लगाई गई सीमाएं कहते हैं, या संसदीय संप्रभुता के अपवाद के रूप में जानते हैं। और ऐसे अपवादों में, ऐसी सीमाओं में सबसे पहला व्यावहारिक प्रतिबंध है, वो है जनमत का। जनमत की लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भले ही संसद के हाथ में सर्वोच्च अधिकार है, वो कोई भी कानून बना सकती है, बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में वो जनमत के विरुद्ध जाकर, जनता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई कानून नहीं बना सकती। क्योंकि वो जनमत के विरुद्ध अगर जाती है तो ऐसे में क्या होगा? इसका खामियाजा उसे आगे आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। संसद में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उन्हें कौन चुनता है? मतदाता चुनते हैं, वयस्क मतदाता चुनते हैं। तो अगर मतदाताओं की इच्छा का ध्यान संसद के द्वारा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ अपनी सर्वोच्चता की दुहाई देकर मनमाने ढंग से कानून बनाया जाएगा, तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। और कोई भी संसद अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर जनमत के विरुद्ध जाने का प्रयास या उसका साहस नहीं कर सकती। तो व्यवहार में ब्रिटिश संसद के ऊपर भी ये एक बड़ा प्रतिबंध है कि उसे जनमत की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है, जनता की इच्छा को मानना पड़ता है, उसके अनुसार ही कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रतिबंध है वो है सामाजिक नैतिकता का। हर देश में समाज के द्वारा कुछ विकसित नैतिक मूल्य होते हैं, जिन्हें कानूनी मान्यता न मिलने के बावजूद बहुत महत्व प्राप्त होता। हर समाज में कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ मानवीय मूल्य होते हैं। ब्रिटेन में भी है ऐसे मूल्य,
और ब्रिटिश संसद को भी कानून बनाते समय इन मूल्यों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी संसद समाज की नैतिकता के विरुद्ध जाते हुए कोई कार्य नहीं कर सकती। जेनिंग्स ने इसको बहुत अच्छे उदाहरण के साथ स्पष्ट किया कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ये आदेश जारी करे कि पूरे देश में जितने भी नीली आंखों वाले बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी जाए, तो संप्रभु संस्था होने के नाते ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस आदेश को न मानना गैर कानूनी होगा। यानी नीली आंखों वाले बच्चों को अगर हमने बचा कर रख लिया तो इसका मतलब हमने कानून का उल्लंघन किया है, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन जेनिंग्स ये कहते हैं कि कोई पागल संसद ही ऐसा आदेश देगी और पागल जनता ही उसे मानेगी। भाई नीली आंख वाले बच्चे का क्या दोष है कि उसकी हत्या कर दी जाए? क्या ऐसा करना अमानवीय नहीं है? नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं है? तो नैतिक मूल्यों के विरुद्ध जाकर संसद के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। संसद भी इस व्यावहारिक सीमा को समझती है। भले ही कानूनी रूप में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करते समय उसे समाज की नैतिकता का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये एक व्यावहारिक प्रतिबंध है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के। अगला जो प्रतिबंध है संसदीय संप्रभुता पर, वो है संवैधानिक परंपराओं का, अभिसमयों का, कन्वेंशंस का। ब्रिटिश संविधान अधिकांशतः अभिसमयों पर आधारित है, उन परंपराओं पर आधारित है जो लंबे समय से ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही हैं और उपयोगी होने के नाते उनको लंबे समय से मान्यता मिली है। कई परंपराओं को कोर्ट ने भी संवैधानिक नियमों के रूप में मान्य किया। तो ये जो परंपराएं ब्रिटिश जनजीवन में व्याप्त है, सुस्थापित है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकती, इनके विरुद्ध भी कानूनों का निर्माण उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो परंपराएं आउटडेटेड हो जाती हैं, जिनकी उपयोगिता समय के साथ नहीं रह जाती, ऐसी परंपराओं में संसद परिवर्तन जरूर कर सकती है, लेकिन आमतौर पर संसद के द्वारा स्वयं संवैधानिक परंपराओं के अनुसार ही कार्य किया जाता है। कानूनों का निर्माण करते समय उनका ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रिटेन में परंपरा ये है कि प्रधानमंत्री पद उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है, ये एक परंपरा स्थापित हो गई है लंबे समय से। अब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार की जाए। ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो परंपरा है उसका उल्लंघन करना, और इस उल्लंघन को न तो जनता के द्वारा स्वीकार किया जाएगा और न ही राजनीतिज्ञों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये भी एक प्रतिबंध है, सीमा है संसद की संप्रभुता के ऊपर, कानून बनाने के उसके सर्वोच्च अधिकार के ऊपर। अब रूल ऑफ लॉ, ये भी एक प्रतिबंध है संसद के ऊपर। ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उसकी एक बड़ी विशेषता है विधि का शासन, जिसका मतलब होता है कि शासन करने का सर्वोच्च अधिकार देश में
किसको प्राप्त होगा? कानून को प्राप्त होगा, यानी सर्वोच्चता कानून की होगी, शासक की इच्छा की नहीं। वैसे तो शासक एक व्यक्ति होता है, एक समय विशेष में चुनकर जाता है, जनतंत्र में जनता उसे चुनती है और विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मुख्य कार्यकारी के पद पर कोई एक व्यक्ति आरूढ़ होता है। जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा शासन कार्य संपन्न किया जाता है, मुख्य कार्यकारी शक्ति उसके हाथों में होती है वास्तविक अर्थों में। ऐसे में प्रधानमंत्री पद पर कोई व्यक्ति अगर बैठा है या मंत्री पद पर कोई व्यक्ति आरूढ़ है, तो ये हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ समय के लिए ही सही अपनी इच्छा अनुसार शासन किया जाए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शासन किया जाए। इस बात की बहुत हद तक संभावना होती। इस संभावना को खारिज करने के लिए ही क्या कहा गया कि बेशक शासन के विभिन्न पदों को धारण करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन वो व्यक्ति किसके आधार पर शासन करेंगे? कानून के आधार पर शासन करेंगे, यानी वो भी कानून के अधीन होंगे। प्रधानमंत्री और संसद बेशक देश के लिए कानून बनाते हैं, उन्हें बनाने का अधिकार है, क्रियान्वित करने का अधिकार है, लेकिन वो देश की मौलिक विधि के विरुद्ध जाकर कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सर्वोच्च कानून है, कोई व्यक्ति नहीं। उस कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक। सभी को कानूनों को मानना होगा और कानून का उल्लंघन करने पर सभी को समान रूप से दंडित किया जाएगा। एक ही जैसे न्यायालय उनके लिए होंगे जिनमें मुकदमा चलाया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि तमाम मंत्रीगण भी कटघरे में खड़े होते हैं अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। आपने देखा है कई घोटालों में पकड़े जाते हैं जिनमें मंत्री भी होते हैं, लोक सेवक भी होते हैं, तो कानून की नजरों के अनुसार उन्हें भी दोषी माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि शासन पद धारण करने के कारण या विशेष स्थिति के कारण उनको छूट दे दी जाए। आम नागरिक और शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले सभी किसके अधीन हैं? कानून के अधीन है। ये होता है रूल ऑफ लॉ। शासक कोई भी हो, जनतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सभी सरकारों के लिए क्या जरूरी होता है कि वो संवैधानिक कानून को सर्वोच्च मानते हुए कार्य करें, संविधान के अनुसार कार्य करें। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शासन कार्य जनता के हित में हो सके, उसमें किसी तरह का पक्षपात हावी न होने पाए। एक व्यक्ति के रूप में शासक में भी वो बुराइयां हो सकती हैं जो एक व्यक्ति में होती है, यानी शासक में भी स्वार्थ लिप्सा हो सकती है और सत्ता अपने हाथ में आने पर हो सकता है वो अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना चाहे, लेकिन यहां पर ये कानून ही उसे रोकता। तो रूल ऑफ लॉ ये होता है। ब्रिटेन में भी रूल ऑफ लॉ है, यानी ब्रिटिश संसद भी रूल ऑफ लॉ से ऊपर जाकर कानून की सर्वोच्चता को न मानते हुए कोई कानून नहीं बना सकती। वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि आज से ब्रिटेन में लॉ सुप्रीम नहीं होगा, कानून सर्वोच्च नहीं होगा, राजा सर्वोच्च होगा या प्रधानमंत्री पद पर बैठा जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च। वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एक एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था है जो ब्रिटेन में
ब्रिटेन के लोकतंत्र में लंबे समय से चली आ रही है, उसी का अनुसरण करते हुए अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों ने भी अपने यहाँ रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को प्रश्रय दिया है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। संसद की संप्रभुता की एक और सीमा हमें दिखाई देती है, वो है वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में जो बनाया। संसद की संप्रभुता की बात जब कही गई तो क्या कहा गया, डायसी ने क्या कहा कि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश क्षेत्र में आने वाले किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकती है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन एक औपनिवेशिक राष्ट्र रहा है, जिसने दुनिया के विभिन्न देशों में उपनिवेश स्थापित किए थे व्यापारिक उद्देश्य से। तो उन उपनिवेशों के लिए भी कानून बनाने का काम कौन करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। अपनी सर्वोच्चता की दुहाई देते हुए, अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए उपनिवेशों के लिए भी कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1931 में एक अधिनियम बनाया गया, जिस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की ये सत्ता सीमित कर दी गई। कैसे सीमित की गई? इसमें ये कहा गया कि अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट उपनिवेशों के लिए तभी कानून बना सकती है जब उपनिवेशों की जनता उससे प्रार्थना करे कि हमारे क्षेत्र के लिए कानून बनाइए। वो अपनी पहल पर उनके लिए कोई कानून नहीं बना सकती। जैसे भारत में अगर उपनिवेश था ब्रिटिश संसद का, तो ब्रिटिश संसद ने बहुत सारे अधिनियम शुरू में बनाए भारत के लिए, चार्टर एक्ट्स बनाए। आप देख रहे हैं 1892 का, 1853 का, ये सब एक्ट्स उसके द्वारा बनाए गए। लेकिन 31 में जब वेस्टमिनिस्टर परिनियम पास कर दिया गया, तो यहाँ पर संसद की उपनिवेशों के लिए कानून बनाने की सत्ता सीमित हो गई, क्योंकि इसमें ये कंडीशन रख दी गई कि इन क्षेत्रों के लिए, इन उपनिवेशों के लिए संसद तभी कानून बनाएगी जब इन उपनिवेशों की जनता के द्वारा उससे प्रार्थना की जाए। तो ये भी एक सीमा है संसदीय संप्रभुता के ऊपर। इसके अलावा संसद का खुद का अपना जो इंटरनल संगठन है, गठन जिस तरीके से होता है, वो गठन भी संसद को सीमित करता है, उसके अधिकारों को सीमित करता है। कैसे गठन होता है उसका? संसद का गठन सम्राट और दो सदनों, लोकसभा और लॉर्डसभा से मिलकर होता। और ब्रिटेन में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो कॉमन सभा है वो प्रथम सदन है, और कई बार आप आगे चलकर पढ़ेंगे उसके विधायी अधिकारों में, संसद के विधायी अधिकारों में, कि कैसे कॉमन सभा कई ऐसे कानूनों को बिना लॉर्ड सभा की सहमति के ही पास कर देती है। आमतौर पर कानून बनाने का कार्य इन दोनों सदनों के द्वारा मिलकर किया जाता है, लेकिन कॉमन सभा को संप्रभु बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो कई कानूनों को अकेले भी पास कर सकती है अगर लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार नहीं करती है तो। और ऐसा जनता की सत्ता को, जनप्रतिनिधियों की संस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि लॉर्ड सभा जो दूसरा सदन है वो कुलीन तंत्रीय संस्था है, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि अब भी वंश परंपरा के आधार पर पद धारण करते हैं। तो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया में ये दोनों सदन मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन ज्यादा अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है। फिर भी
कई बार कई ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा की जल्दबाजी पर नियंत्रण लगाती है। भले ही उसको निर्णायक अधिकार प्राप्त नहीं है कानून बनाने के संबंध में, लेकिन लॉर्ड सभा में कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों पर जो चर्चा होती है, जो बहस होती है, जो विचार विमर्श होता है, उसमें उस विधेयक की कमियों को सामने लाया जाता है। और विधेयक की कमियों को सामने लाए जाने का मतलब है कि कॉमन सभा सचेत हो जाती है, सतर्क हो जाती है और खुद ही मनमाने ढंग से उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। यदि वो मनमाने ढंग से कोई कानून बनाती है तो उसका बुरा असर पड़ेगा उसके भविष्य पर। लॉर्ड सभा में जो आलोचना होती है, उस आलोचना को आम जनता भी देखती है और आगे आने वाले चुनाव में उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। किसको? कॉमन सभा को। यानी संसद का स्वयं जो आंतरिक संगठन है, जो दो सदन मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, वो भी संसद की संप्रभुता को मर्यादित करता है। यानी संसद मनमाने तरीके से अपनी सर्वोच्चता की दुहाई देते हुए मनमाना कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा एक और व्यावहारिक प्रतिबंध है संसद की संप्रभुता पर, वो है कार्यपालिका की शक्ति। आपने जाना था कि ब्रिटेन में सरकार के अन्य दो अंगों की एक तरीके से उपेक्षा करते हुए संसद को संप्रभु शक्ति प्रदान की गई, उसे संप्रभु घोषित किया गया। लेकिन दुनिया के अन्य देशों के समान कार्यपालिका की शक्ति ब्रिटेन में भी बढ़ी है। यानी वहां भी व्यवहार में संसद के बजाय कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? संसद बेशक कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने में उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं कि ज्यादातर नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, जिस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसद ने अपनी मजबूरियों के चलते अपना कानून बनाने का कार्य किसको हस्तांतरित कर दिया है? कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दिया है। अब कार्यपालिका कानून बनाने के क्षेत्र में न केवल विधायिका का नेतृत्व करती है, क्योंकि ज्यादातर कानून के प्रस्ताव कार्यपालिका द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और उसी के द्वारा संसद में पेश किए जाते हैं। संसद में अपने बहुमत के बल पर कार्यपालिका उन विधेयकों को, उन प्रस्तावों को पास भी करा लेती है और वो कानून का रूप ले लेते हैं मुख्य कार्यपालिका के हस्ताक्षर के बाद। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा भी कानून बनाने का कार्य किया जाता है। संसद के पास इतनी जानकारी नहीं होती, समय का अभाव भी होता है। जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि सांसद बनने के लिए किसी शैक्षणिक या प्राविधिक योग्यता की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन जीतकर कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है, लेकिन जो कानून होते हैं तकनीकी प्रकृति के होते हैं, उन सारे विषयों के बारे में कानून बनाना संसद के लिए संभव नहीं है। इसलिए संसद केवल कानून की रूपरेखा बना देती है, जिस रूपरेखा के तहत रहते हुए नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य प्रशासकों के द्वारा किया जाता है।
इसको प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी संसद ने अपना कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया है किसको? कार्यपालिका को, प्रशासनिक कार्यपालिका को, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है जो कानून बनाने के लिए आवश्यक है, और उसके पास समय का अभाव भी है, क्योंकि संसद की बैठकें वर्ष में 2-3 बार ही होती हैं। सांसद ज्यादातर समय अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित करने में व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में संसद केवल कानून की रूपरेखा ही बना पाती है। तो देश में कौन से कानून लागू होते हैं? वो कानून जो कार्यपालिका द्वारा बनाए गए हैं, वास्तव में प्रदत्त विधायन की व्यवस्था के तहत। तो इस व्यवस्था के तहत निर्मित कानूनों के क्रियान्वित होने से संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। यानी अब संसदीय कानून को सर्वोच्च मानते हुए उसका पालन नहीं किया जाता, बल्कि कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, प्रशासन के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, वो जिस रूप में क्रियान्वित करना चाहता है, उस रूप में कानूनों का क्रियान्वयन होता है। व्यावहारिक स्थिति यही है। तो नाना कारणों से कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति की वजह से भी संसदीय संप्रभुता सीमित हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। इसके अतिरिक्त जब संसद की संप्रभुता की बात कही जाती है, तो ये कहा जाता है कि संसद भविष्य के सांसदों के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। यानी भविष्य के सांसदों के अधिकारों में कटौती करते हुए उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है या कोई भी व्यवस्था की जाती है, तो ये माना जाएगा कि संसद की सर्वोच्चता को भंग किया जा रहा है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति क्या है? व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संसद के द्वारा, मौजूदा संसद के द्वारा भविष्य की संसद के विषय में भी कानून बनाए गए हैं। जैसे 1832 के सुधार अधिनियम के माध्यम से संसद ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र के वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। सांसदों का इलेक्शन जब होता है तो देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, इस बात का निर्धारण संसद के द्वारा 1832 में कानून बनाकर किया गया कि अब से संसदीय क्षेत्र का निर्धारण इस कानून के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। तो ये भविष्य की संसद के विषय में लिया गया निर्णय था, इसलिए ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। ऐसे ही 1999 में संसद ने एक अधिनियम बनाकर क्या निर्धारित किया कि लॉर्ड सभा के जितने भी वंश परंपरागत पीयर्स हैं, वो अब से आजीवन पीयर्स के रूप में कार्य करेंगे। आप जानते हैं कि लॉर्ड सभा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का दूसरा सदन है, उसके 90% से ज्यादा सदस्य वंश परंपरा के आधार पर पद धारण करते थे। यानी पिता के बाद पुत्र और फिर उसके बाद उसका पुत्र, ऐसे लॉर्ड सभा की सदस्यता चलती रहती थी। लेकिन इस स्थिति को बदल दिया गया 1999 के अधिनियम के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि अब वर्तमान में जो लॉर्ड सभा के वंश परंपरागत सदस्य हैं, उनकी सदस्यता केवल उनके जीवन तक बनी रहेगी, यानी उनकी आगे आने वाली संतान को लॉर्ड सभा की सदस्यता नहीं दी जाएगी।
तो ये वंश परंपरागत सदस्यता आजीवन पीयर्स में बदल गई, आजीवन सदस्यता में बदल गई कि ठीक है, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक तो वो सदस्य रहेंगे, उसके आगे उनकी आने वाली पीढ़ी लॉर्ड सभा की सदस्य नहीं होगी। तो वंश परंपरागत आधार में परिवर्तन किया गया। इसका असर भी भविष्य की संसद पर पड़ना था, लिहाजा ये कानून भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद की संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय संधियों से भी बाधित होती है, यानी ब्रिटिश संसद अंतरराष्ट्रीय जगत में ब्रिटेन ने अन्य देशों के साथ या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जो संधियां और समझौते किए हैं, उन समझौतों को मानने के लिए बाध्य है। जैसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना ब्रिटेन 1932 में और 2020 तक वो इसका सदस्य बना रहा। 72 में जब यूरोपियन यूनियन एक्ट पास किया गया तो उसमें ये कहा गया कि अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा कानून जो इस एक्ट के अगेंस्ट होगा वो मान्य नहीं होगा, और इस कानून से उपजे जितने भी अधिकार होंगे, दायित्व होंगे या प्रतिबंध होंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भी मान्य किया जाए। हालांकि इस संघ से अलग होने का निर्णय 2016 में ब्रिटेन के द्वारा ले लिया गया, जिसको हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। 20 में यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एग्रीमेंट एक्ट पास हो गया। ब्रिटेन फॉर्मली अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट संप्रभु है। पार्लियामेंट जब तक चाहेगी अंतरराष्ट्रीय संधियों और संघों के नियमों का पालन करेगी। जिस दिन उसका मन नहीं होगा वो उसे छोड़ सकती है। लेकिन व्यवहार में और भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं ब्रिटिश संसद के ऊपर। जैसे 1707 का जो यूनियन एक्ट है, इस यूनियन एक्ट के द्वारा स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन का अंग बनाया गया, और इस एक्ट को, इसके प्रावधानों को न्यायालय में, खासतौर से स्कॉटलैंड के न्यायालयों में जिस तरीके से व्याख्यायित किया गया, वो व्याख्या भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर सीमा आरोपित करती है। क्या व्याख्या की स्कॉटलैंड के न्यायालय ने? ये व्याख्या की कि संसदीय संप्रभुता की जो बात कही जाती है, जो सिद्धांत पेश किया जाता है, वो इंग्लैंड की कानून व्यवस्था की विशेषता है। स्कॉटलैंड से इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि डायसी ने जब संसदीय संप्रभुता की बात कही तो क्या कहा कि ब्रिटिश संसद किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी समय कोई भी कानून बना सकती है। स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, उसका अंग है, लेकिन यूनियन एक्ट के प्रावधान और उन प्रावधानों की न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या ये स्पष्ट करती है कि स्कॉटलैंड तक कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद का विस्तृत नहीं है। विशेष रूप से 1998 में जब स्कॉटलैंड में पृथक संसद गठित हो गई, तो उसके बाद तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं रह गया कि वो उस संसद की सहमति के बिना
स्कॉटलैंड के लिए कोई कानून बना सके। बहुत से ऐसे अवसर आए जब स्कॉटलैंड की संसद ने ब्रिटिश संसद के आदेश को खारिज कर दिया। जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की बात आई स्कॉटलैंड में, लेकिन वहां की संसद ने इस कदम को खारिज कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहते हुए भी स्कॉटलैंड में न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं बना सकी। तो ये भी एक व्यावहारिक सीमा है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के ऊपर। इसके अलावा जब संसद की संप्रभुता की बात कही जा रही थी या कही जाती है, तो डायसी ने क्या कहा कि ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय को संसदीय कानून को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। लेकिन व्यवहारतः ऐसा नहीं। व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जिनको न्यायालयों में चुनौती दी गई है और न्यायालय ने उसे अवैध घोषित किया है। जैसे अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जिसका उद्देश्य संसद के कार्यकाल को विस्तार देना हो, संसद के कार्यकाल को बढ़ाना हो, तो ऐसे कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संसद अगर मानवाधिकारों के विरुद्ध जाकर कोई कानून बनाती है तो भी ऐसे कानूनों को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1998 के मानवाधिकार अधिनियम के अनुसार सभी मानवाधिकार संबंधी कन्वेंशंस को मानने के लिए बाध्य है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का उल्लंघन करते हुए कानून बनाती है जिस कन्वेंशन का उद्देश्य मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है, तो ऐसे कानूनों की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। तो व्यवहार में बहुत सारी सीमाएं हैं जो संसद की संप्रभुता को सीमित करती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता एक वैधानिक सच है, राजनीतिक सच